यह घटना काफ़ी पुरानी है, लगभग आज से 30 साल पुरानी। हमारे गांव में एक आदमी जिसको हम गोपाल काका के नाम से जानते थे, रहा करते थे। गोपाल काका बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पास ज़मीन नहीं थी जिस पर वो खेती कर सके, और न ही उनके पास कोई पालतू जानवर थे जिससे उनका गुजर बसर चल सके। इसीलिए उन्हें दूसरे आय के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था, और इसके लिए उन्हें गांव के दूसरे किसानों के घर खेतों में मजदूरी करने जाना पड़ता था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते, और जब खेतों में काम नहीं होता तब वे बीड़ी बनाया करते थे। बस ऐसे ही उनके परिवार का गुजर बसर चल रहा था। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ता लाना, उसकी साफ सफाई करना, उसकी कटिंग करना, और फिर उसमें तंबाकू भरकर उसको एक निश्चित आकार देना, इन सभी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप से बीड़ी तैयार की जाती थी। यह सभी काम वे अपने परिवार की मदद से किया करते थे। काफ़ी लंबे समय से बीड़ी बनाने के कारण वे अब इस काम में माहिर हो चुके थे। घर में उनकी पत्नी और एक बेटी थी। तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाने के लिए उन्हें अब तेंदू पत्तों की ज़रूरत पड़ती थी। ये पत्ते गोपाल काका अपने गांव के बगल के एक गांव माधोपुर में रहने वाले एक तेंदू पत्ता ठेकेदार से लिया करते थे। तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाने की शर्त यह होती थी कि ठेकेदार जरूरत के मुताबिक मुफ्त में तेंदू पत्ता उपलब्ध करवाता था, और उसके बदले में उसकी बीड़ी बनाकर उस ठेकेदार को ही लौटा देना पड़ता था। जितनी भी बीड़ी बनाई जाती उस हिसाब से बीड़ी के पैसे ठेकेदार द्वारा लोगों को दे दिए जाते थे। गोपाल काका के साथ भी यही होता था। बीड़ी बनाने का हिसाब ठेकेदार के द्वारा हर शनिवार को होता था, यानी सप्ताह भर बीड़ी बनाओ और शनिवार के दिन अपना हिसाब कर लो। इसी तरह सिलसिला चलते रहता था। गोपाल काका तेंदू पत्ता के लिए सोमवार सुबह 9 बजे माधोपुर के लिए निकल जाते थे। ठेकेदार के यहाँ से तेंदू पत्ता लेकर घर आते और पूरे सप्ताह परिवार के साथ बीड़ी बनाया करते थे। जितनी भी बीड़ी बन जाती सभी को एक साथ जमा करते और हर शनिवार शाम को 5 बजे ठेकेदार के यहाँ चले जाते। बनी हुई बीड़ियों को देकर उसकी एंट्री बुक में एंट्री करवा देते, जिसकी पर्ची भी उन्हें मिल जाया करती थी। और यही सिलसिला हमेशा चलते रहता था। ठंड का दिन था, आज शनिवार था। आज गोपाल काका का हिसाब होना था। उन्होंने बीड़ियों को थैले में रखा और शाम 5 बजे अपनी साइकिल लेकर अपने गांव से माधोपुर के लिए निकल पड़े। माधोपुर जो गोपाल काका के गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। माधोपुर जाने के लिए गोपाल काका को डबरा गांव से होकर गुजरना पड़ता था, जो सड़क से बिल्कुल लगा हुआ था। उस दिन गोपाल काका के साथ साथ बाकी और भी लोगों का हिसाब होना था, और हिसाब करते करते आज काफ़ी देर हो गई और पता ही नहीं चला कि शाम के 7:30 कब बज गए। ठंड के दिन थे, इसीलिए जल्द ही घनघोर अंधेरा छा गया और धीरे धीरे ठंड भी लगना चालू हो गई। ठेकेदार के यहाँ से गोपाल काका बाहर निकले। उन्होंने अपनी साइकिल ली और गांव की ओर चल दिए। थोड़ा आगे पहुंचते ही उन्हें खूब ज़्यादा ठंड लगने लगी। ठंडी हवाओं के कारण उनके दांत भी अब किटकिटाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उस ठंड में गर्माहट लाने के लिए उन्होंने साइकिल रोकी और अपनी जेब से एक बीड़ी निकालकर जला ली। उन्हें लगा कि हो सकता है बीड़ी जलाकर ठंड को कम किया जा सके। ठंड कम भी हुई, पर यह राहत सिर्फ बीड़ी पीते तक ही थी। बीड़ी खत्म होते ही उसने सोचा कि अब गांव के लिए धीरे धीरे चलना चाहिए। माधोपुर और डबरा के बीच में रास्ते में एक मुरम खदान पड़ती थी। खदान इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसमें पानी हमेशा भरा हुआ रहता था, और इस कारण उस रास्ते पर पहुंचते ही ठंड और ज्यादा बढ़ गई और हल्का कोहरा भी छाने लगा, जिससे बहुत दूर तक देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। गोपाल काका धीरे धीरे अपनी साइकिल आगे बढ़ा रहे थे। मुरम खदान के पास पहुंचते ही दूर उन्हें ऐसा लगा कि रास्ते पर कोई खड़ा है। कोहरे में उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आया। जैसे ही उनकी साइकिल उसके नजदीक पहुंची, उन्हें समझ आया कि साड़ी पहने कोई औरत है जो हाथ देकर रुकने का इशारा कर रही है। उसका चेहरा देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने साइकिल उसके पास जाकर रोक दी। गोपाल काका को थोड़ी देर के लिए लगा कि इतनी शाम में यह औरत यहाँ क्या कर रही है। उन्हें लगा हो सकता है कोई गांव की बहू बेटी हो। उन्होंने साइकिल रोकी और पूछने लगे, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? औरत ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद फिर गोपाल काका ने पूछा, रात काफी हो गई है, आप कहीं से आ रहे हो क्या? औरत ने कहा, हाँ। गोपाल काका ने फिर पूछा, कहीं जाना है क्या? उसने फिर कहा, हाँ। गोपाल काका ने कहा कि अगर बुरा न मानो तो आप मेरी साइकिल के पीछे के कैरियर पर बैठ जाओ, मैं आपको आपके गांव। गोपाल काका की बात अभी खत्म ही नहीं हुई थी और बिना कुछ कहे वो औरत सीधे उसके साइकिल के पीछे के कैरियर पर जा बैठी। औरत के ऐसा करने से गोपाल काका की साइकिल थोड़ी अनबैलेंस हो गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी साइकिल को संभाला
और फिर धीरे से पैडल मारकर उन्होंने साइकिल को आगे बढ़ाया। चलते चलते वे डबरा के करीब पहुंच रहे थे, जहां से डबरा के घरों की जलती हुई लाइट उनको साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक साइकिल को एकदम जोर का झटका लगा। साइकिल को संभालने की गोपाल काका ने पूरी कोशिश की, पर साइकिल नहीं संभली और आखिरकार वे साइकिल समेत रोड पर जा गिरे। जैसे ही गोपाल काका गिरे, वैसे ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने गिरी हुई हालत में ही पीछे पलट कर देखा। वह औरत उन्हें कहीं नजर नहीं आई। फिर खड़े होकर गोपाल काका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? कोई उत्तर नहीं मिला। उतनी भारी ठंड में भी गोपाल काका के पसीने छूट गए। फिर उन्होंने दोबारा और जोर से आवाज लगाई, कोई है? फिर कोई उत्तर नहीं मिला। गोपाल काका तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्होंने आव देखा ना ताव, गिरी हुई साइकिल को वहीं फेंक तुरंत भागना शुरू कर दिया, क्योंकि डबरा वहां से पास में था। डबरा के घर उसे सामने ही नजर आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते हांफते हुए जैसे तैसे वह सामने के एक घर में जा रुका और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस घर के लोग बाहर आए तो वह उनसे कुछ बोल नहीं पा रहा था और जोर जोर से हाँफ रहा था और बस उस रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। घर वाले उनसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कुछ तो बोलो, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहे थे। आखिरकार थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी मंगवाया। पानी पीने के बाद वो थोड़ा शांत हुए और सारी घटना घर वालों को कह सुनाई। उस घर के लोगों को समझते देर नहीं लगी। उन्हें तुरंत समझ में आया कि हो ना हो यह उस औरत का ही काम है। अब उन लोगों ने गोपाल काका को शांत करवाया और उन्हें बताने लगे, आज से कुछ साल पहले डबरा की एक औरत जो बहुत ही सादा जीवन जीती थी, बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी हो गई थी। उसका पति काम धंधे की तलाश में अक्सर बाहर जाया करता था। उसका एक 6 साल का बच्चा भी था। खेती कर उनका गुजर बसर होता था। उनके घर कुछ जानवर भी थे। वो घर के जानवरों को चराया करती थी। उनको चराने के बाद वो उन्हें मुरुम खदान में ले जाकर नहलाया करती थी। लेकिन एक दिन जानवरों को वो खदान के किनारे खड़े होकर नहला रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और खदान के गहरे पानी के अंदर वो डूब गई और इस पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से कभी कभार वो इस रास्ते पर घूमते नजर आती है। उस दिन वो अपने अकेले बच्चे को घर पर छोड़ आई थी, इसीलिए लोग कहते हैं कि उस बच्चे की चाह में आज भी वो भटक रही है और कभी कभार गाड़ी साइकिल वालों को रोककर अपने बच्चे के पास अपने घर जाना चाहती है। पर आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और अक्सर वह उन्हें ही रोकती है जिनके घर छोटे बच्चे हों। यहाँ के लोग उसे जल पिशाच कहते हैं। गोपाल काका ने ये सारी बातें पहले ही सुन रखी थी, पर उन्हें यकीन नहीं होता था। आज अपनी आंखों से देखकर उन्हें यकीन हो गया कि जल पिशाचिनी सच ही है। उस दिन के बाद से आज तक गोपाल काका अपने उस रास्ते के सारे काम केवल दिन के उजाले में ही निपटाकर घर वापस। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरी मिलती रहे।